नमस्कार साथियों, केजीएस परिवार में मैं अभिषेक आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार बताएंगे कैसे हैं सभी साथी, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, एक बार बताइए सभी साथी, फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में साथियों कोई डाउट, कोई समस्या हो तो एक बार डिस्कस कर सकते हैं। सभी को प्रणाम। रागिनी, महिमा त्रिपाठी, शुभम कुमार, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। मोहम्मद शकील, अर्चना मौर्य, माधुरी, प्रिंस, श्रेया साहनी, केजीएस यूजर। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। बिल्कुल भाई, राहुल नमस्कार, मिंकू शुक्ला, कुमकुम, आलोक, सभी लोग जुड़ गए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आई होप आपको साथियों ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। कोशिश करेंगे ये टॉपिक आज हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद अगले टॉपिक की हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था साथियों, कौन सा वो टॉपिक चल रहा था, भावर एवं तराई क्षेत्र, वो मैंने पूरा किया। उसके बाद हम मध्यवर्ती मैदानी जो भाग है उसको डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक था इसमें वो चल रहा था मध्यवर्ती मैदान, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो मैदान वाला हिस्सा है हम उसकी बात कर रहे थे, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग लगाएंगे मध्यवर्ती मैदान, ठीक है, मध्यवर्ती मैदान। हेडिंग लगाएंगे साथियों मध्यवर्ती मैदान, है ना। इसको हम गंगा यमुना के मैदान के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं हम इसको? गंगा यमुना के मैदान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। गंगा यमुना के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो गंगा यमुना का मैदान भी इसको कहा जाता है। यह बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है ना। यानी कि मिडिल प्लेन्स, ठीक है, या फिर गंगा यमुना प्लेन्स, ठीक है, गंगा यमुना प्लेन्स, ठीक है। तो इस नाम से इसको जाना जाता है। कल मैंने ये बता दिया था कि इसकी लोकेशन क्या है, ये कहां पर हमारे स्थित हो जाते हैं, और वो बात हमने कर ली थी, ठीक है। तो मैं इससे आगे के पॉइंट्स बताऊंगा आपको। देखिए, इनमें हमें नोट करना है चीजों को, और पॉइंट्स में मैं चीज आपको लिखा देता हूं, तो उससे आप कैसे भी क्वेश्चन भी बना सकते हो, और वन लाइनर जो आपके क्वेश्चन होंगे वो भी वहां पर हमें देखने के लिए मिलेंगे। तराई एरिया के जो जिले हैं वो लगभग 13 से 14 जिले हैं, मैंने लिखवा रखे हैं। डाउट में मत रहिए, लगभग। देखिए, दो बातें होती हैं, जो ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं उसमें ज्योग्राफी के अनुसार, पॉलिटी जैसा हिस्सा तो है नहीं कि ये जिले की बाउंड्री यहां है तो यहीं रहेगी, ऐसा नहीं है, है ना। वो साथियों थोड़ा सा है ना, तो वो जो है थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि ये भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से वो जिले हमारे तराई में आएंगे, तो उनके कुछ कुछ हिस्से, है ना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन वगैरह होगा कोई तो डिस्कस कर लेंगे, चिंता मत करिए। तो गंगा यमुना के मैदान की बात करते हैं। मैंने आपको ये बताया था इन मैदानों का विकास कैसे हुआ है। गंगा एवं यमुना की सहायक नदियों, ठीक है, गंगा एवं यमुना की सहायक नदियों के अवसादों के निक्षेपण से, है ना। बिल्कुल कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, है ना। बिल्कुल कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, निश्चिंत रहिए। थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लेंगे, सारे टॉपिक आपको करवाएंगे, है ना, चिंता मत करिए, ठीक है। क्यों छोड़ा जाएगा भाई, है ना। ठीक है, जय श्री कृष्णा भाई, जय श्री कृष्णा, ठीक है। तो चलिए, मैंने ये बात बता दी थी आपको, इनको 3 भागों में हमने बांट लिया है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे साथियों गंगा यमुना के मैदानी भागों को, यानी कि इन मैदानों को 3 भागों में बांटा गया है। इन मैदानों को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। क्लियर? कितने भागों में बांटा गया है साथियों? 3 भागों में इनको बांटा गया है ना। क्लियर? ठीक है। जैसा कि आपको पता भी है, कल हमारे यूपी पीएससी जो है वो 2023 का रिजल्ट भी आया है, तो उसको लेके कुछ लोग के जो इमोशंस हैं वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहे होंगे कि, है ना, आने वाले समय में आप भी इस परीक्षा को देने वाले हैं, और ठीक है, शुभकामनाएं हैं मेरी, है ना, ईश्वर की भी, कि आपका भी सिलेक्शन होगा, 101% होगा अगर डेडिकेटेड होंगे, मेहनत करेंगे, चीजें मतलब करते रहेंगे। अब आप देख रहे हैं कि उसमें ऐसे बहुत से लोग हैं साथियों, एक लंबे समय से तैयारी कर भी रहे थे, और है ना, मतलब बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है। तो उनको देख के थोड़ा सा मोटिवेशन भी आपको मिला होगा, है ना, सबको ही रहता है। तो बिल्कुल, चलिए, ठीक है, चलिए भाई, है ना,
बात करेंगे बिल्कुल। तो बस मेहनत करते रहिए साथियों, उस लिस्ट में नाम उन्हीं का आता है जिनमें थोड़ा सा धैर्य होता है और जो लगातार चीजों को बिना कोसे हुए, बिना उनको ब्लेम करते हुए अपने काम पर आगे बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी एक बात है भाई, ठीक है। आज उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी है, 24 जनवरी है, आपको पता है 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी, ठीक है। मैं थोड़ा भूल जाता हूं पर कोई बात नहीं। तो अगर हम बात करेंगे साथियों, तो आज के ही दिन हमारा उत्तर प्रदेश स्थापित हुआ था। हम यूपी जी के पढ़ रहे हैं, तो ये आपने याद दिलाई, उसके लिए थैंक यू सो मच। और उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है, मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं। बहुत प्यारा सा प्रदेश है साथियों, है ना, ठीक है। इतनी सारी जनसंख्या है, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी डाइवर्सिटी है, तो अच्छा लगता है यूपी। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं, समझिएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे साथियों, मैदानों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है ना। इनको अगर हम बात करेंगे साथियों, तो इनको डिवाइड किया गया है ना, यानी कि these plains divided in three parts, ठीक है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में इनको बांटा गया है। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं, अलग अलग इनके बारे में थोड़ी सी बात हम करेंगे, ठीक है। अलग अलग इनके बारे में थोड़ी सी बात हम करेंगे, समझने की कोशिश करिएगा। तो अगर अलग अलग बात करेंगे साथियों इसमें, तो पहला जो पॉइंट होगा हमारा वो होगा ऊपरी गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान, ठीक है। कौन सा होगा? ऊपरी गंगा का मैदान हो जाएगा हमारा। कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हमारा साथियों अपर गंगा प्लेन्स, ठीक है। कौन सा होगा? अपर गंगा प्लेन्स हो जाएगा। उसके बाद मध्य गंगा का मैदान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो उसके बाद हो जाएगा मध्य गंगा का मैदान, ठीक है। कौन सा? मध्य गंगा का मैदान, है ना भाई। मध्य गंगा का मैदान ये हमारा दूसरा हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे मिडिल गंगा प्लेन्स, ठीक है। मिडिल गंगा प्लेन्स इसको कहा जाएगा। और तीसरा जो होगा साथियों हमारा, वो हो जाएगा निचला गंगा का मैदान। तीसरा कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा निचला गंगा का मैदान, ठीक है। निचला गंगा का मैदान, निचला गंगा का मैदान, है ना भाई। तो ये हमारा हो जाएगा निचला गंगा का मैदान, यानी कि लोअर गंगा प्लेन्स, ठीक है। लोअर गंगा प्लेन्स ये हमारा तीसरा हो गया। अगर हम बात करेंगे, अब देखो यहां पर भी पॉइंट है, समझना। ऊपरी गंगा का मैदान, आपको नहीं लगता ये तराई के बहुत नजदीक है? आप बताइए मुझे, मैंने बताया था भावर और तराई। तराई के बाद साथियों क्या आएगा हमारा? तो तराई के बाद जो हमारा मैदान आएगा वो कौन सा आएगा? वो ऊपरी गंगा का मैदान आ जाएगा, ठीक है। क्या बात हो गई भाई? गामो क्या है? गामो कहां लिखा हुआ है? गमो क्या है ना, क्या पूछना चाह रहे हैं। और ये अगर बात करेंगे तो निचला मैदान, अब देखिए निचला जो मैदान है वो हमारा खादर प्रदेश होगा। कैसा होगा वो हमारा? वो हमारा साथियों खादर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा वो? खादर रीजन हो जाएगा, खादर रीजन, ठीक है। वो हमारा कौन सा हो जाएगा? खादर रीजन हो जाएगा। क्लियर बात? चलिए, तो यहां पर हमें ये डिस्कस करना है। सबसे पहली हेडिंग हमें डालनी है ऊपरी गंगा का मैदान। उसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स बनेंगे उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए, और इसके बारे में पहले आपको यही लिखना है कि जो गंगा मैदान है वो हमारे भावर तराई के बीच दक्षिण में और बुंदेलखंड के पठार के उत्तर में स्थित है ना। उनका निर्माण गंगा एवं यमुना एवं उनकी सहायक नदियों के सेडिमेंट डिपोजिशन से हुआ है, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं, समझिए, है ना। तो देखिएगा साथियों, यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करेंगे साथियों, तो सबसे पहले ऊपरी गंगा का मैदान हेडिंग लगानी है। ऊपरी गंगा का मैदान, ठीक है। ऊपरी गंगा का मैदान यहां पर हमें हेडिंग लगानी है और इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऊपरी अपर गंगा प्लेन्स, अपर गंगा प्लेन्स, ठीक है। अगर हम अपर गंगा प्लेन्स की बात करेंगे भाई, अगर हम अपर गंगा प्लेन्स की बात करेंगे तो ये तराई के सबसे नजदीक है,
ठीक है, ये जो क्षेत्र पड़ेगा हमारा ये तराई के साथियों क्या होगा, सबसे नजदीक क्षेत्र हो जाएगा। मैप बना दीजिए, हाँ बिल्कुल मैप बना के मैं समझा दूंगा, ठीक है, तब से मैंने कई बार मैप बनाया है, समझिए। ये तराई के यानी कि तराई क्षेत्र के, ठीक है, तराई क्षेत्र के सर्वाधिक, तराई क्षेत्र के सर्वाधिक नजदीक है, तराई क्षेत्र के सर्वाधिक क्या हो जाएगा साथियों, नजदीक हो जाएगा, ये है ना भाई, क्लियर। तराई क्षेत्र के सर्वाधिक कैसा है, नजदीक है, यानी कि नियरेस्ट तराई रीजन, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखनी है बात कि ये तराई रीजन के सबसे ज्यादा पास देखने के लिए हमें मिल जाता है ना भाई, क्लियर हुई बात। चलिए, ज्यादा नहीं लिखाया है भाई, 1-2 पॉइंट ही मैंने अभी लिखाए हैं, चलिए, है ना। अगर हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे साथियों तो समझिएगा, ठीक है, समझने की कोशिश करना। अगर हम इस मैदान की बात करते हैं तो देखिए, इस मैदान की जो चौड़ाई है, इस मैदान की जो चौड़ाई है साथियों, है ना, इस मैदान की जो चौड़ाई है यानी कि इसके ऊपर तराई है, ये बात ध्यान रखनी है हमें, है ना, ये बात ध्यान रखनी है। इसके ऊपर हमारा क्या है, इसके ऊपर हमारा तराई क्षेत्र है, तराई रीजन है, तराई के बाद हमारा ये मैदान आया है। तो अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो औसत चौड़ाई, ठीक है, इस मैदान की जो औसत चौड़ाई है साथियों, एवरेज विड्थ जो इसकी हो जाती है, ठीक है, वो हमारी कितनी हो जाएगी, तो पश्चिमी भाग में वो 80 किलोमीटर होगी। कैसी हो जाएगी वो, पश्चिमी भाग में साथियों वो हमारी 80 किलोमीटर हो जाएगी। एवरेज इसकी इतनी चौड़ाई हमें देखने के लिए मिल जाती है ना भाई। अगर हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे तो इनका विस्तार लगभग कितने किलोमीटर की लंबाई में है, तो लगभग 500 किलोमीटर की लंबाई में ये मैदान फैले हुए हैं, यानी कि ये बलिया तक हमारा ये मैदान हमें देखने के लिए मिलता है। कहां तक देखने के लिए मिलता है, बलिया तक, यानी कि गंडक नदी जो पूर्व में सीमा बनाती है, बाउंड्री बनाती है, वहां तक ये हमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे साथियों अगले पॉइंट पर तो समझिएगा, इस क्षेत्र का औसत तापमान हमसे पूछ लिया जाता है कि यहाँ का औसत टेम्परेचर कितना रहता है, इस क्षेत्र का औसत टेम्परेचर कितना रहता है, ये हमसे सवाल पूछा गया है और पूछ लेता है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे साथियों यहाँ औसत तापमान, इस क्षेत्र में औसत तापमान कितना रहेगा, है ना, यानी कि यहां पर एवरेज टेम्परेचर साथियों कितना रहने वाला है, तो उसकी जब हम बात करेंगे तो वो टेम्परेचर साथियों ग्रीष्म ऋतु में अलग होगा, ग्रीष्म ऋतु में यहां पर टेम्परेचर अलग हो जाएगा, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर अलग हो जाएगा भाई, है ना, यानी कि समर सीजन में यहां पर जो टेम्परेचर है वो साथियों हमें अलग देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे शीत ऋतु में यहां पर टेम्परेचर की स्थितियां अलग देखने के लिए मिल जाती हैं, ठीक है, शीत ऋतु में यहां पर टेम्परेचर की स्थितियां अलग देखने के लिए मिलेंगी। टेम्परेचर जो है वो कितना हमें यहां पर देखने के लिए मिलता है उसको एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम साथियों टेम्परेचर की बात करेंगे तो यहां पर जो ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर रहता है वो सामान्यतः ज्यादा रहता है, यानी कि लगभग 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। कितना जाता है, 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और अगर हम बात करेंगे साथियों यहां पर, ठीक है, तो शीत ऋतु में टेम्परेचर 14 से 18 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, ठीक है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को। ये 500 किलोमीटर है औसत इसकी लंबाई, फिक्स नहीं होती है, ये हमें एक आइडिया है और हर किताब में देखेंगे, इंटरनेट को खोजेंगे, बहुत सारे सोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे तो लगभग हमें ये पूरा 500 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र दिखाई देगा। क्लियर बात। देखिए इनको मैंने खूब समझा दिया है आपको, अब मैं इनके पॉइंट्स आपको लिखा दे रहा हूं जो कि आपके काम के हैं, है ना भाई। समझ में क्या नहीं आ रहा भाई, कोई ऐसी बात है जो मैंने समझाई और नहीं समझ में आ रही, बताएंगे। कोई ऐसी बात बताई गई है आपको जो आपको नहीं समझ में आ रही क्या, यानी कि हम अब तक जो बात करते आए हैं साथियों, अगर हम बात करेंगे तो हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, ठीक है, किसकी बात कर रहे थे, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, है ना। ऐसे जब आप बोलते हो तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं यार ऐसा क्या बता दिया है जो समझ में नहीं आया है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, है ना, ये हमारा उत्तर प्रदेश है साथियों, ठीक है,
ये क्या है, ये हमारा उत्तर प्रदेश हो जाता है। ठीक है, ये हमारा उत्तर प्रदेश हो जाता है ना। अगर हम इस उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यहां पर मैंने आपको बताया था इसके भूभौतिक प्रदेश में इसको बांटा गया है, इसके भूभौतिक प्रदेश में इसको बांटा गया है। ठीक है, अगर हम भूभौतिक प्रदेश की बात करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया ये एक क्षेत्र है जिसको हमने भावर एवं तराई क्षेत्र बोला, भावर एवं तराई क्षेत्र बोला। लगभग 2-3 क्लासों पे मैंने इस पे बात करी और आपको खूब डिटेल में ये चीज पढ़ाई गई। ठीक है, क्लियर। मैंने बताया भी था यहां से मेंस में भी सवाल आया हुआ है ना भाई। अगर हम बात करेंगे तो दूसरा जो क्षेत्र है साथियों, ठीक है, दूसरा जो क्षेत्र है वो यहां पर हमने बात करी बुंदेलखंड क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, बुंदेलखंड क्षेत्र। और ये हमारा गंगा यमुना का मैदान है, ये हमारा क्या है, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा होगा, गंगा यमुना का मैदान हो जाएगा। तो मैंने इसकी बात करी, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, है ना भाई। ठीक है, परेशान मत होइए, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये वाला, फिर मैं इसकी बात करूंगा, उसके बाद ये हमारा पूरा हो जाएगा, फिर अगले टॉपिक पर आएंगे। पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं हम, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा स्वाध्याय वगैरह किया करो आप लोग, है ना। जैसे ही क्लास खत्म हुआ करे तो स्वाध्याय वगैरह थोड़ा थोड़ा तो कर ही सकते हैं यार, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं, समझिए। ठीक है, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे साथियों इस रीजन की, ऊपरी गंगा के मैदान की जलवायु जो है वो लगभग तराई क्षेत्र की जलवायु से मैच करती है। ठीक है, तो यहां की जलवायु जो है साथियों, यहां की जो जलवायु है, यानी कि ऊपरी गंगा के इस क्षेत्र, इस भाग की जलवायु, इस भाग की जो जलवायु है, इस भाग की साथियों जो जलवायु है ना, इस भाग की जो क्लाइमेट है, क्लियर, क्या है साथियों, इस भाग की जो क्लाइमेट है वो कैसी है, वो उष्ण भी है और आर्द्र भी है। कैसी है वो उष्ण भी है और आर्द्र भी हो जाएगी। ठीक है, कैसी होगी वो, उष्ण तथा आर्द्र जलवायु हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, उष्ण तथा यानी कि वार्म प्लस मॉइस्ट। ठीक है, वार्म प्लस मॉइस्ट, यानी कि इस प्रकार की जलवायु हमें यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी। उष्ण तथा आर्द्र जलवायु जिसमें नमी भी होगी और जो थोड़ी सी कैसी होगी, गर्म भी होगी, है ना भाई। सहारनपुर से नीचे आएंगे, अब ये सहारनपुर में मैदानों का विस्तार हमें देखने के लिए बहुत कम मिलता है ना भाई। अगर हम अगले पॉइंट पर बात करें साथियों तो समझिए यहां की औसत वार्षिक वर्षा। अच्छा मुझे आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा औसत वार्षिक वर्षा किस क्षेत्र में देखने के लिए मिलती है। तो इस क्षेत्र की अगर मैं औसत वार्षिक वर्षा की बात करूंगा, इस क्षेत्र की मैं औसत वार्षिक वर्षा की बात करूंगा तो यहां पर साथियों एवरेज एनुअल रेनफॉल, एवरेज एनुअल रेनफॉल जो है वो हमें कितना देखने के लिए मिलेगा, तो वो देखने के लिए मिलेगा हमें 100 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर तक। कितना देखने के लिए मिलेगा, 100 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर तक हमें यहां पर साथियों क्या देखने के लिए मिल जाएगा। तो वो नहीं, मैं जिला नहीं पूछ रहा, जिला तो गोरखपुर ही है, लेकिन मैं क्षेत्र पूछ रहा था। तो क्षेत्र साथियों क्या होगा, वो हमारा तराई रीजन होगा। तो यहां पर औसत वार्षिक वर्षा कितनी होगी, 100 से 150 सेंटीमीटर तक औसत वार्षिक वर्षा हो जाएगी। क्लियर हुई बात। अगर हम बात करेंगे साथियों इस क्षेत्र में, ठीक है, इस क्षेत्र में बिल्कुल ऊपरी गंगा के मैदान से भी ऊपर तराई वाले रीजन में हमें औसत वार्षिक वर्षा ज्यादा होगी। अब आते हैं इधर, है ना। तो अगर हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे साथियों, समझने की कोशिश करना, यहां समई नामक, समई या सवाई नामक घास, सवई या समाई नामक घास अधिक पाई जाती है। घास अधिक पाई जाती है ना, अधिक पाई जाती है। यहां पर कौन सी घास अधिक पाई जाती है साथियों, तो इस क्षेत्र में हम पाएंगे कि समई नामक घास ठीक ठाक देखने के लिए मिलती है। और जब घास के मैदान यहां अधिक हैं, है ना, जब घास अधिक है, घास अधिक है, इसलिए ये क्षेत्र, इसलिए ये क्षेत्र, इसलिए इस क्षेत्र में कृषि का विकास, इसलिए इस क्षेत्र में
कृषि का विकास अधिक नहीं हुआ है, इसलिए इस क्षेत्र में कृषि का विकास जो है वो अधिक नहीं हुआ है। ठीक है, अधिक नहीं हुआ है, यानी कि यहां पर साथियों हमें कम कृषि देखने के लिए मिलती। कृषि होती है लेकिन जो है साथियों वो कृषि का विकास ज्यादा नहीं, क्योंकि घास ज्यादा है। क्या ज्यादा है? घास ज्यादा हमें देखने के लिए मिलती है। सेंटीमीटर, वर्षा को मापते हैं हम सेंटीमीटर में। ठीक है, वर्षा को हम मापते हैं साथियों सेंटीमीटर में, सी लेवल वगैरह से ये चीजें मापी जाती हैं। तो यही वो कंसेप्ट है ना भाई? बोलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये पूरा अपर गंगा के मैदान के बारे में लिखा रहा हूं मैं। सर्वाधिक नजदीक तराई के है, लंबाई 500 किलोमीटर, चौड़ाई औसतन कितनी है? 80 किलोमीटर के आसपास हो जाएगी। औसत टेम्परेचर इसमें इतना रहता है, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना इस पे, पूछता नहीं है, लेकिन टेम्परेचर पूछ सकता है 1 लाइनर में। ठीक है, अगर लिख देंगे, जब हम आंसर लिख रहे होंगे तब लिख डाल देंगे, अच्छा रहेगा। उसके बाद अगर अगले पॉइंट पर बात करेंगे, जलवायु यहाँ की नम रहती है, गर्म रहती है। अगर औसत वार्षिक वर्षा की बात करेंगे 100 सेंटीमीटर से 150, यानी कि ठीक ठाक वर्षा यहां पर हमें देखने के लिए मिलती है ना भाई? अगर हम बात करेंगे यहां पर समई तथा सवाई नामक घास अधिक पाई जाती है, इसलिए इस क्षेत्र में कृषि का विकास अधिक नहीं हुआ है। बिल्कुल आप टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लगाया करो, और मैं भी अगले टॉपिक से जैसे ये खत्म होगा मैं क्वेश्चन लेकर आया करूंगा प्रीवियस टॉपिक के। ठीक है, क्लियर हुई बात है ना? यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर जो कृषि है साथियों उसका है ना विकास अधिक नहीं हुआ है, यानी कि हियर फाउंड सवई ग्रास। ठीक है, सवई ग्रास यहां पर हमें देखने के लिए मिल जाती है, इसलिए यहां कृषि अधिक नहीं होगी। अगर यहां की मुख्य फसल की बात करेंगे तो इस क्षेत्र की जो मुख्य फसल है साथियों, इस क्षेत्र की जो मुख्य फसल होगी, ठीक है, इस क्षेत्र की जो मुख्य फसल होगी मेजर क्रॉप होगी। मेजर क्रॉप जो होगी, जो तराई में होती है वही यहां पर होगी धान और गन्ना। ठीक है, पैडी और शुगर केन। आपको यह बात ध्यान रखनी है साथियों कि गन्ना जो है एक ऐसी फसल है जो लगभग 14 माह में तैयार होता है। ठीक है, 14 माह में साथियों ये क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। क्लियर? प्रीति पटेल जी कह रही हैं प्लीज मुझे कोई ये बता दो कि ये प्री का पढ़ा रहे हैं या मेंस का। वो मुझसे नहीं पूछ पा रही, वो आप लोगों से ही पूछ रही हैं, तो मैं ही आंसर दे देता हूं आप लोगों की तरफ से। ठीक है, देखिए जहां प्री की बात तो ये सारे फैक्ट प्री में ही आएंगे, लेकिन अगर हम जब कोई मेंस का क्वेश्चन भी आ रहा है तो मैं उसको भी आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन मेंस में यहां से आया हुआ था, आप इसमें साथियों डाल सकते हैं चीज। ठीक है भाई चलिए कोई बात नहीं, तो यहां धान और गन्ना साथियों मुख्य फसल हो जाएगी, है ना भाई? अगर हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर तो समझिए, गन्ना और धान जो है इन फसलों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अधिक जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, और अधिक जल हमें कहां मिलेगा? जहां वर्षा अधिक होगी, यानी कि तराई क्षेत्र में अधिक होगा। तो ये हमारा यहां पर हो गया। तो ये आपका अपर गंगा का मैदान हो जाता है। ये आपका साथियों अपर गंगा का मैदान यहां पर हो जाता है। सवई घास बोलते हैं इसको, SAWAI, सवई ग्रास इसको कहा जाता है। समई या सवाई ग्रास कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो ये हमारा ऊपरी गंगा का मैदान हुआ। अब हमारा जो असली विकास हुआ है मैदानों का वो है मध्य गंगा का मैदान। तो हेडिंग लगाएंगे अब साथियों मध्य गंगा का मैदान। ठीक है, हेडिंग लगाएंगे मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान। ठीक है, तो अगर हम मध्य गंगा के मैदान की बात करते हैं, मिडिल गंगा प्लेन्स। ठीक है, मिडिल गंगा प्लेन्स। क्लियर? तो अगर हम मिडिल गंगा प्लेन्स की बात करेंगे तो समझने की कोशिश करते हैं इसको भी, है ना? मिडिल गंगा प्लेन्स की बात करेंगे साथियों तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट है।
नहीं, गन्ना जो है वो लगभग 14 माह, ऐसा देखो मैं बताऊं, गन्ना 12 मासी फसल है, यानी कि वो उसका चक्र जो है चलता रहता है ना। तो 6 माह से तो ज्यादा ही समय लगता है। ये सवाल पूछा भी गया पेपर में कि जो गन्ना है उसको विकसित होने में लगभग 14 माह का समय लगता है, ठीक है। और अधिक पानी की आवश्यकता उसके लिए होती है, यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये सब सवाना टाइप की घासें हो जाती हैं, है ना, ये सब सवाना टाइप की घासें हो जाती हैं। बिल्कुल मैं इंपॉर्टेंट पे साथियों आपको जो है, ठीक है, स्टार मार्किंग करता रहूंगा। चलिए मध्य गंगा के मैदान की बात कर लेते हैं। असली मैदान हमारा जो जलोढ़ मैदान है वो यही है साथियों, असली जो हमारा मैदान है वो यही मैदान हो जाता है, ठीक है। असली जो मैदान है हमारा वो कौन सा होगा, वो यही मैदान होगा। तो अब अगर मध्य गंगा के मैदान की बात होगी तो समझना, इस मैदान का निर्माण, इस मैदान का निर्माण, इस मैदान का निर्माण गंगा नदी, गंगा नदी के द्वारा लाए गए, गंगा नदी के द्वारा लाए गए, गंगा नदी के द्वारा लाए गए कांप या जलोढ़ से हुआ है, कांप या जलोढ़ से हुआ है, ठीक है, कांप या जलोढ़ से हुआ है, ठीक है भैया। तो इस मैदान का जो निर्माण हुआ है साथियों वो किसके द्वारा हुआ है, तो वो कांप या जलोढ़ के द्वारा हुआ है। देखिए इसमें 3 पॉइंट हैं, जलोढ़ मिट्टी भी इसी को कह सकते हैं, यानी कि एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी भी इसको कहा जा सकता है जो नदियों के द्वारा लाई जाती है ना भाई, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसको हम क्या बोल सकते हैं, एलुवियल सॉइल इसको कह सकते हैं, तो एलुवियल सॉइल हो गई। इसको हम कांप मिट्टी भी कह सकते हैं, कांप मिट्टी, ठीक है, कांप मिट्टी भी इसको कहा जा सकता है, कांप मिट्टी, कांप सॉइल इसको कहा जा सकता है, कछारी मिट्टी भी इसको हम कह देते हैं, ठीक है। तो ये इसके नाम हो जाते हैं, लेकिन अभी हम यहां पर मिट्टियों की बात नहीं कर रहे, तो इसलिए मैंने यहां पर यह बात आपको ध्यान रखनी है कि गंगा के जो महीन निक्षेप होंगे उससे इसका निर्माण होता है। जलोढ़ एलुवियल सॉइल को ही दूसरे नाम से साथियों क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कांप मिट्टी। क्या बोलते हैं, कांप मिट्टी उसको बोला जाता है। क्लियर, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक, किसी को कोई भी समस्या हो भाई पूछ लीजिए आप लोग, है ना, ठीक है। किसी को कोई भी समस्या हो तो पूछ लीजिए, बिल्कुल। चलिए नो एकदम, चलिए बहुत सुंदर भाई, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हम, ठीक है, मैं पॉइंट सारे आपको लिखा देता हूं, क्योंकि जितने संभव पॉइंट आप लिख लेंगे, समझा दें उसके बाद लिखा दें, हमने इसको समझ लिया है अब हम इसको लिख रहे हैं, तो यहां तक मुझे लगता है कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना लिखे तो बात बन ही नहीं सकती, ठीक है। चलिए अगर हम बात करेंगे साथियों तो समझना, ये जो कांप मिट्टी मैंने आपको बताई है, ये जो जलोढ़ मिट्टी मैंने आपको बताई है, ये 2 प्रकार की होती है। ये जो कांप मिट्टी है ये कितने प्रकार की होती है, ये 2 प्रकार की होती है ना भाई, ये 2 प्रकार की मिट्टी होती है। अगर हम बात करेंगे साथियों, जैसा कि मैंने बताया था, एक होती है बांगर, कौन सी होगी, एक हो जाएगी साथियों बांगर मिट्टी, ठीक है, कौन सी हो जाएगी, बांगर हो जाएगी। और दूसरी कौन सी हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी खादर। कौन सी हो जाएगी, तो दूसरी हमारी भैया होगी खादर, ठीक है, दूसरी कौन सी हो जाएगी, खादर हो जाएगी। अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे उपजाऊ मैदान कौन सा है, तो आप बताएंगे सर सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान यही है, ठीक है। तो यहां पर इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं, ये सबसे सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है, ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है ना, सर्वाधिक उपजाऊ मैदान हो जाता है। कैसा मैदान है ये, सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, तो वो पाई जाती है हमारी जलोढ़ मिट्टी या कांप मिट्टी, सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। सबसे ज्यादा कांप मिट्टी का विस्तार हमें उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिल जाता है। क्लियर सर, ऑप्शनल तो 5वां 6वां जो है ऑप्शनल हटा के आपको पता है 5वां 6वां जो है यूपी स्पेशल ही रखा गया है, तो वही होगा, उसको वही चलेगा अभी तो, है ना, तो वो वही है 5वां 6वां पेपर ऑप्शनल जो है, ठीक है। चलिए
अब बात करते हैं बांगर की, है ना, बांगर की। तो इनके बारे में मैंने आपको समझाया था कि बांगर और खादर क्या होता है। मैंने आपको ये बताया था साथियों कि बांगर और खादर का मतलब ये होता है, जैसे ये नदी के पास वाला जो क्षेत्र होगा, ठीक है, ये रिवर है, ये क्या है, ये रिवर है साथियों, और रिवर के पास वाला जो क्षेत्र होगा, अगर हम उस रिवर वाले पास वाले क्षेत्र की बात करेंगे, रिवर के पास वाले क्षेत्र की बात करेंगे, तो ये जो रिवर के पास वाला क्षेत्र है, यहां पर आपको पता है प्रतिवर्ष बाढ़ आएगी, प्रतिवर्ष बाढ़ आएगी, महीन मिट्टी यहां जमा होगी, तो इस मिट्टी को हम खादर कहेंगे, है ना। और जो खादर वाली मिट्टी है साथियों, वहां पर प्रतिवर्ष क्या आएगी, बाढ़, प्रतिवर्ष बाढ़ आएगी। अच्छा ये बताओ, बाढ़ जो है साथियों वो लाभदायक होती है या हानिकारक होती है, बताइए। जो बाढ़ है वो हानिकारक होती है या लाभदायक होती है, बोलिए। यूपी स्पेशल आरओ में भी कवर हो जाएगी क्या, पीएससी से बिल्कुल कवर हो जाएगी, 101%, दोनों हानिकारक भी और लाभदायक भी। इसका मतलब आप ठीक दिशा में है ना। अगर देखा जाएगा जन धन के अनुसार, अगर देखा जाए, है ना, जन धन के अनुसार देखा जाए तो वो हानि पहुंचाती है, लेकिन अगर मिट्टी के हिसाब से, एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उससे मिट्टी, मृदा का लगातार क्या होता है, निर्माण होता है। बहुत लाभदायक है सर, कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं बहुत लाभदायक है सर, है ना। ठीक है, तो चलिए भाई है ना, चलो क्लियर। तो प्रतिवर्ष बाढ़ आएगी, तो प्रतिवर्ष बाढ़ आएगी तो मिट्टी कैसी हो जाएगी साथियों, मृदा जो है उसका क्या हो जाएगा, उसका नवीनीकरण होगा, मृदा का क्या होगा, नवीनीकरण, ठीक है, नवीनीकरण उसका होता रहेगा। और नवीनीकरण मृदा का होता रहेगा तो हम उसी क्षेत्र को खादर के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे, यानी कि न्यू सॉइल का निर्माण होता रहेगा, न्यू सॉइल का निर्माण होता रहेगा, ठीक है। अब इसके नदी के दूर वाला जो क्षेत्र है, नदी के दूर वाला जो क्षेत्र है, वहां पर साथियों हमें, ठीक है, इस प्रकार की स्थिति देखने के लिए नहीं मिलेगी। जब दूर से इस प्रकार की स्थिति देखने के लिए नहीं मिलेगी तो उस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, बांगर क्षेत्र बोलेंगे। यहां बाढ़ नहीं आती, जब यहां बाढ़ नहीं आती साथियों, ठीक है, बाढ़ नहीं आती तो यहां पर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हो जाता है, ठीक है। ओल्ड एलुवियल सॉइल यहां पर बनती है, ओल्ड एलुवियल सॉइल यहां पर हमें देखने के लिए मिल जाती है। क्लियर हुई बात। यहां पर साथियों हमें न्यू एलुवियल सॉइल देखने के लिए मिलेगी, न्यू एलुवियल सॉइल देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको इससे ध्यान रखने हैं, है ना, ये पॉइंट आपको इससे ध्यान रखने में। कुछ एक बातें आपको और बताता हूं, वो समझिए, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि हे 88,000 ऋषियों में और भी कथाएं कहता हूं सुनो, ठीक है। तो उसी भाव में और भी एक दो पॉइंट हम यहां पर बात करते हैं, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अगर हम बांगर की बात करेंगे तो जो बांगर क्षेत्र है साथियों, इसमें भी दो कंडीशंस बन जाती हैं, और वो एक कंडीशंस होगी हमारी कौन सी, एक कंडीशंस होगी भूड़, ठीक है, भूड़। क्लियर। एक कंडीशन कौन सी होगी, भूड़ हो जाएगी, और एक कंडीशन हमारी कौन सी हो जाएगी, रेह, रेह मिट्टी, ठीक है, जिसको हम कल्लर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कल्लर मिट्टी के नाम से भी जिसको जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है साथियों, कल्लर मिट्टी, है ना, कल्लर मिट्टी, कल्लर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कछारी कोई प्रदेश नहीं है, मिडिल प्लेन्स का ही नाम है, हाँ ऐसा कह लीजिए, ठीक है। लेकिन उसमें भी अलग अलग तरीके की कंडीशंस हमें देखने के लिए मिल जाती हैं, तो उनके अलग अलग नाम हो गए, है ना भाई, ठीक है। अच्छा, भूड़ और रेह के बारे में कितने लोगों को पता है, आंसर करिए जल्दी से, ठीक है। भूड़ और रेह के बारे में कितने लोग जानते हैं कि भूड़ क्या होता है, रेह क्या होता है, बोलिए। इंग्लिश में भी सेम रहेगा, बिल्कुल भाई। भूड़ मिट्टी टीले रूप में होती है सर, बिल्कुल भैया, ठीक है। और रेह जो है वो किस रूप में होती है, नहीं पता। कई लोग कह रहे हैं नहीं पता है, कलर मिट्टी, है ना, अभी पता चला है सर ये भी बहुत अच्छा था भाई, एसिडिक सॉइल होती है, ठीक है। देखो इसको भी समझाता हूं मैं, समझिए भाई, है ना, ठीक है, समझिए। देखिए एक टॉपिक, दो टॉपिक जब हम इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग से पढ़ लेते हैं तो हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक ऐसे ही पढ़ा जाता है और उसी तरीके से उसमें अंडरस्टैंडिंग बनती है, ये निश्चित है। अगर मान लीजिए ज्योग्राफी में या फिर पॉलिटी में या किसी में भी आपकी अगर एक दो टॉपिक में अंडरस्टैंडिंग ठीक है ना, पूरा सब्जेक्ट ठीक हो जाएगा। क्लियर। तो हर शब्द पे हमें फोकस करना है, हमारी जो परीक्षा है उसमें वर्ड पे फोकस करना है।
बस ये करना है कि नया शब्द जो मिले उसको तुरंत ऐड करो और उसके बारे में ढूंढो कि क्या इस पे लिखा जा सकता है। अगर वर्ड के बारे में लिखना सीख गए तो वाक्य के बारे में लिख पाओगे, वाक्य के बारे में लिखना सीख गए तो फिर तो ठीक है, बेड़ा पार होना ही होना है ना। चलिए, हाँ, पंजाब में इसको बेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैं बताता हूं, समझना। जैसे कई बार आपने देखा होगा, हम गांव में, समझना, एक उदाहरण लेते हैं। एक खेत ये है और दूसरा खेत ये है। ठीक है, दूसरा खेत ये है। इसको मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं, आपको समझने की कोशिश करिएगा भाई। ठीक है, एक खेत ए हो गया, एक हो गया बी। क्लियर हुई बात। अगर हम बात करेंगे साथियों, तो यहां पर मान लीजिए, यहां ये कोई नदी है। ठीक है, ये कोई क्या है साथियों, ये कोई नदी है और इस नदी से इस खेत में क्या जा रहा है, जल जा रहा है। क्या जा रहा है, इसमें जल जा रहा है, यानी कि वाटर जा रहा है। ठीक है, और इसी खेत से जो पानी है, जो इसी खेत से पानी है साथियों, वो कहां जा रहा है, वो इस खेत में जा रहा है। बोलो हाँ या ना। तो अगर हम बात करेंगे साथियों वाटर की, तो ये जो वाटर है, ठीक है, ये जो वाटर है ना, अगर हम इस वाटर की बात करेंगे तो ये वाटर इस प्रकार से ट्रांसफर हो रहा है, इस प्रकार से ट्रांसफर हो रहा है। बोलिए, तो अब क्या होगा, इस खेत के जो महीन कण होंगे, इस खेत के जो सूक्ष्म कण होंगे, सूक्ष्म कण यानी कि बहुत बहुत महीन कण होंगे, वो इस क्षेत्र में चले जाएंगे। यानी कि यहां क्या होगा साथियों, महीन कणों का जमाव होगा, महीन कणों का जमाव होगा। ठीक है, महीन कणों का क्या हो जाएगा, तो यहां महीन कणों का जमाव हो जाएगा। क्लियर हुई बात। अगर हम महीन कणों का जमाव यहां होगा, यहां से जब महीन कण इधर चले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेंगे कंकड़ पत्थर जैसे, यानी कि मोटे मोटे कंकड़ीले, कंकड़ीले, ठीक है, कंकड़ीले आकार के जलोढ़, कंकड़ीले आकार के मतलब जो है हमें अवसाद देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, मोटे कंकड़ीले अवसाद देखने के लिए मिल जाएंगे। इसी को हम भूड़ कहेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम भूड़ कहेंगे साथियों। ठीक है, क्लियर हुई बात। अरे बोलो, समझ में आई बात। इसलिए आपने देखा खेत में होके पानी नहीं निकालने दिया जाता, खेत में होके पानी इसलिए नहीं निकालने दिया जाता क्योंकि वहां पर साथियों लगातार क्या हो रहा है, लगातार वो उसमें, ठीक है, लगातार वो है साथियों, उसमें से क्या होगा, सेडिमेंट उधर जाएंगे, लड़ाई भी हो जाती है कई कई बार, तो है ना, वो एक अपनी अलग समस्या है। अब मान लीजिए इस खेत में हमने आवश्यकता से अधिक सिंचाई कर दी, इस खेत में हमने आवश्यकता से अधिक सिंचाई कर दी, पानी का क्या हुआ, ऊपर वाष्पीकरण हो गया, पानी का क्या हुआ, ऊपर वाष्पीकरण हो गया, एक नमकीन परत इस पर जमी रह गई, एक नमकीन परत इस पर जमी रह गई, और वही जो नमकीन परत है, जो सॉल्ट है, जो लवण है साथियों, उसी को हमने क्या नाम दे दिया, रेह नाम दे दिया। तो रेह का निर्माण अत्यधिक आवश्यकता से अधिक सिंचाई पर होता है, और साथियों आवश्यकता से कम सिंचाई पर हमें मोटी कंकड़ीली मिट्टी देखने के लिए मिल जाती है। आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए या नहीं आए, एक बार जल्दी से कमेंट करिए, मुझे बताइए। हाँ भाई, आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई सी किताब ले लीजिए आप, है ना, और सबको इससे मैच कराना, आपके नोट्स में बहुत बेहतरीन चीजें होंगी, निश्चिंत रहिए। ठीक है, वो मेहनत आप मत करिए, बस वो हम कर लेंगे, बस आप चीजों को समझते रहिए। ठीक है, आगे आना। तो आवश्यकता से अधिक सिंचाई, रेह बनेगी, है ना, रेह बनेगी, पानी वाष्पीकृत होता रहेगा। क्लियर। और अगर साथियों इस प्रकार की कंडीशन बनेगी, पानी कम होगा, तो वहां पर जो है हमें देखने के लिए मिलेगी भूड़ मिट्टी। कैसी मिट्टी मिलेगी, भूड़ मिट्टी देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, देखिए, चलिए आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट पर अब बात करते हैं, है ना। तो ये जल का जो मामला है साथियों, ठीक है, जल का मामला है, उस तरीके से हमने इसको समझा है ना। चलिए एक बार, जैसे जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है ना। तो एक बार एक बैच में मैं पढ़ा रहा था, तो एक बार मैं बैच में पढ़ा रहा था, तो एक लड़की बोली मुझसे कि सर गंगा जल का फॉर्मूला क्या G2O होता है, मतलब G फॉर गंगा और 2O फॉर जल। ठीक है, तो अब मैं उसकी बात को कैसे नकारता, मैंने कहा बिल्कुल बेटा, गंगा जल का फॉर्मूला G2O हो गया, है ना, जो ड्राम में वाटर है उसका D2O, नाली में जो वाटर है उसका N2O, और टंकी में जो है उसका T2O। मैंने 10-12 लिख दिए ऐसे। तो जब मैंने ऐसे लिखे, फिर उसे एहसास हुआ कि ये तो गलत बोल दिया मैंने। ठीक है, तो ऐसे भी लोग हैं, है ना। अब देखिए इसी तरीके से तो चीजें होती हैं भाई, है ना।
इसको हम एक नया आविष्कार कह सकते हैं या फिर कुछ भी कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, बहुत तेजस्वी लोग हैं, बिल्कुल भाई, ठीक है। अरे नहीं प्रतिभा जी, ऐसे नहीं बोल सकते, कभी कभी हो जाता है। हो सकता था उसमें मैं जेंडर न्यूट्रल होके बात करता कि कोई एक व्यक्ति ए था, उसने ये बात बोली थी, पर वो तो कोई दिक्कत नहीं, उसको ऐसे नहीं सोचना है। ठीक है, भूड़ है, भूड़ है ना, भूड़ होती है ये, कौन सी मृदा होती है ये हो जाती है साथियों भूड़। ठीक है, भूड़ मृदा हो जाती है, इसको भूर भी बोल देते हैं। क्या इसको बोल देते हैं सर? इसको भूर भी कह दिया जाता है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने बात करी यहां पर किसकी, भूर, बांगर की बात करी, बांगर की बात करी। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, इस पर हमने डिस्कस कर लिया, इस पर डिस्कस कर लिया। खादर पे आते हैं, खादर की बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए हमारा अगला जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा खादर। हेडिंग लगाएंगे साथियों खादर। ठीक है, हेडिंग लगाएंगे खादर, खादर क्षेत्र। ठीक है, खादर क्षेत्र की हम बात करेंगे। अगर हम खादर रीजन की बात करेंगे, खादर रीजन की हम बात करेंगे तो समझिएगा। ठीक है, खादर रीजन, क्या मैं ये कह सकता हूं कि खादर रीजन जो है डेल्टाओं में इस तरीके की साथियों हमें देखने के लिए मिलेगी, डेल्टाओं में इस तरीके की हमें देखने के लिए मिलेगी। तो यानी कि ये नदी के सबसे नजदीक का क्षेत्र होता है, नदी के सबसे नजदीक का क्षेत्र होता है। ठीक है, क्या मैं इसको निचला गंगा का मैदान नहीं कह सकता? तो आप कहेंगे सर आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं साथियों, इसको हम निचला गंगा का मैदान कहा जा सकता है, निचला गंगा का मैदान इसको कहा जा सकता है। भाई गंगा नदी बड़ी नदी है, हिमालय से निकल रही है, तो सेडिमेंट डिपोजिशन ज्यादा करेगी वो। ठीक है, अगर हम यहां कहेंगे तो मिट्टी में यहां महीन अवसाद पाए जाते हैं, महीन अवसाद पाए जाते हैं, ठीक है, महीन अवसाद पाए जाते हैं। लाइक डेल्टाई सेडिमेंट्स। ठीक है, डेल्टाई सेडिमेंट्स। ठीक है, तो यहां पर साथियों कैसे डेल्टाई जो अवसाद होते हैं वो हमें यहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं। क्लियर? भूड़ और रेह को डिफाइन कीजिए, है ना। चलिए मैं भी डिफाइन करूंगा भाई, वैसे उसमें कुछ था नहीं, मैंने वो ठीक से समझा दिया, पर कोई बात नहीं। आगे बढ़ेंगे, सर्वाधिक उपजाऊ कौन सा है? तो ये साथियों सर्वाधिक उपजाऊ मैदान होगा। कैसा होगा? सर्वाधिक उपजाऊ मैदान होता है। ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ मैदान ये हो जाता है। क्लियर हुई बात? सबसे ज्यादा जो उपजाऊ मैदान है साथियों वो हमारा कौन सा होगा? तो वो हमारा हो जाएगा कौन सा? खादर वाला क्षेत्र। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? खादर वाला क्षेत्र सबसे उपजाऊ हो जाएगा। क्लियर? अगर हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर, ठीक है, अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे तो समझिए, है ना, इस क्षेत्र में जो औसत वार्षिक वर्षा है साथियों, इस क्षेत्र में जो औसत वार्षिक वर्षा है, औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा जो होगी इसमें वो हमारी कितनी होगी? 60 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हो जाएगी। ठीक है, 60 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहां पर हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो ये खादर की विशेषता थी कि खादर भूमि से निर्मित क्या क्या चीजें हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। बोलिए भाई। ठीक है, ये खादर की विशेषता हमारी हो जाती है। चलिए, तो ये हमारा हो जाता है मध्य गंगा का मैदानी भाग पूरा। ठीक है, ये हमारा हो जाता है मध्य गंगा का मैदानी भाग पूरा। क्लियर? अब हमारा जो अगला पॉइंट होगा वो होगा साथियों बुंदेलखंड के पठार को लेकर।
वो किसको लेकर होगा, तो वो होगा हमारा बुंदेलखंड के पठार को लेकर। तो यहां तक कोई डाउट तो नहीं भाई। रेह और भूड़ मैंने ये बताया था कि जब इस क्षेत्र से पानी यहां जाएगा तो यहां पर सूक्ष्म जो कण है, जो महीन कण है, वो जल के साथ इधर चले जाएंगे। जब वो जल के साथ इधर चले जाएंगे तो इधर मोटे मोटे कंकड़ बचेंगे, है ना, तो वो मोटे मोटे कंकड़ों को भूड़ कहेंगे। क्या बोलेंगे, भूड़ कहेंगे, ठीक है। और इधर के जो साथियों हम बात करेंगे तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हमारा रेह होगा, क्योंकि ज्यादा सिंचाई होगी। हाँ बिल्कुल, मिडिल गंगा का रीजन जो है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ है, और ये हमने मिडिल गंगा के रीजन में ही तो बात करी है साथियों, ठीक है। ये हमने मिडिल गंगा के रीजन में ही बात करी है, ये सबसे ज्यादा उपजाऊ है। अगर निचले गंगा के मैदान की बात करेंगे तो खादर और आगे जब बढ़ जाएगा तो वो हमारा निचला गंगा का मैदान हो जाएगा, है ना। एग्रीकल्चर के लिए मिनिमम रेन ये तय करता है कि वो पौधा कौन सा है। जैसे अगर मैं बात करूं गेहूं की, अगर मैं बात करूं सरसों की, तो इनके लिए नॉर्मल वर्षा चाहिए होती है। लेकिन अगर धान की बात करेंगे, कपास की बात करेंगे, पटसन की बात करेंगे, जूट की बात करेंगे, तो वो वहां पर फिर, है ना, हमें अधिक वर्षा देखने के लिए चाहिए ही चाहिए भाई, है ना। लोअर गंगा के मैदान को बिल्कुल अलग से क्या उसमें बताना है, मैं कुछ चीजें यही मैंने डिस्कस कर तो दी कि लोअर गंगा का मैदान जो है वो हमारा खादर क्षेत्र में ही पूरा इंक्लूड होगा, तो उसको अलग से बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बताओ यहां तक कोई समस्या किसी को? ठीक है भाई, केजीएस यूजर बोलिए। ठीक है, समझ में आई बात आपको? तो चलिए अब इनमें साथियों, जैसे मान लीजिए लिखने के लिए आ जाए, मेंस में लिखने के लिए आ जाए कि जो गंगा के मैदान को एक्सप्लेन करिए, तो आप कर सकते हैं, है ना। खादर बांगर वो सारी बातें उसमें बता सकते हैं, कुछ अलग इसमें नहीं है, ठीक है। अगला हमारा हेडिंग हो जाएगा बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। अगला हमारा हो जाएगा दक्षिण का पठारी क्षेत्र, जिसे हम बुंदेलखंड के पठार के नाम से भी जानते हैं। दक्षिण का पठारी क्षेत्र, हम यूपी के सेंस में बात कर रहे हैं, दक्षिण का पठारी क्षेत्र, यानी कि इसको हम बोलेंगे सदर्न प्लेट्यू, ठीक है। अगर आपको मतलब तीनों में अंतर, तो मैं नोट्स में आपको ये चीज लिख के अलग अलग दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नोट्स में आप अलग अलग इसको देख लेना, कोई समस्या नहीं है, ठीक है भाई। हे प्रभु आप प्रिंटेड नोट्स भी दे दो, हे प्रभु मैं प्रिंटेड नोट्स आपको दे दूंगा, निश्चिंत रहिए, ठीक है भाई। केजीएस यूजर ऐसे मतलब बोलने की जरूरत नहीं है भाई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं, सदर्न प्लेट्यू रीजन, ठीक है। सदर्न प्लेट्यू रीजन की हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करिएगा भाई, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये हमारा कौन सा होगा, ये होगा बुंदेलखंड का प्लेट्यू रीजन, दक्षिण। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बुंदेलखंड का पठारी भाग, यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र भी बोल सकते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में क्या केवल बुंदेलखंड ही है? तो दो आते हैं, कितने आते हैं? दो आते हैं साथियों। एक हमारा होगा बुंदेलखंड क्षेत्र, एक हमारा होगा कौन सा, बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, ठीक है। एक हमारा कौन सा होगा, बुंदेल खंड रीजन, बुंदेलखंड रीजन हो जाएगा, है ना। और दूसरा हमारा इसी में आएगा साथियों कौन सा, बघेलखंड रीजन भी आएगा, ठीक है। कौन सा आएगा, तो वो आएगा बघेलखंड रीजन। कौन सा आएगा भैया वो, तो वो आएगा बघेलखंड रीजन, बघेलखंड क्षेत्र, ठीक है। बघेलखंड क्षेत्र, बघेलखंड क्षेत्र, ये दो पठार हैं, आप ज्योग्राफी में इनको पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी में, बुंदेलखंड और बघेलखंड की बात है ना। ठीक है, तो देखिए अगर हम जैसे बघेलखंड कहां पर है आप सोच रहे होंगे, तो मैं अगर यहां पर बात करूं साथियों कि जैसे ये यूपी का हमारा सोनभद्र वाला जिला है, ठीक है। ये हमारा कौन सा जिला है, तो ये हमारा सोनभद्र है, ठीक है। ये हमारा कौन सा होगा साथियों, तो ये हमारा सोनभद्र है, सोनभद्र हो जाएगा।
अब देखिए सोनभद्र का जो ये पूरा हिस्सा हमें देखने के लिए मिल रहा है, ये पूरा जो हिस्सा है ये बघेलखंड है, बघेलखंड है, ठीक है। और ये पूरा जो हिस्सा है साथियों ये बुंदेलखंड है। ये कौन सा होगा, तो ये पूरा हिस्सा बुंदेलखंड हो जाएगा, ठीक है, बुंदेलखंड हमारा हो जाएगा। क्लियर। तो सोनभद्र में ही बघेलखंड देखने के लिए मिलेगा, सोनभद्र में ही हमें बुंदेलखंड भी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो आप बताइए यहां तक की बात आपको क्लियर है या नहीं है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, बाकी इसके आगे की बात कल करेंगे। इसको खत्म कर दूंगा मैं, कल नया टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। बोलिए भाई, बोलिए यहां तक किसी को भी कोई समस्या, ठीक है। देखिए अगर बाई चांस क्लास जैसे कोई नहीं चलती है तो थोड़ा सा उसको देख लिया करो, वो चल जाएगी। वो टेक्निकल इशू रहता है उसमें, मैं क्यों ही चाहूंगा कि मेरी क्लास जो हुई है वो ना चले तो मैं तो ये नहीं चाहूंगा ना, तो वो एक बार, ठीक है। चलिए, एवरीथिंग इज क्लियर, बहुत अच्छी बात है। इनके बारे में छोटे मोटे पॉइंट्स लिखा करो, लिखने से ही चीजें आपकी जो है साथियों पारदर्शी होंगी, ट्रांसपेरेंट होंगी, है ना। चलिए, समय इजाजत नहीं दे रहा है। अब ये रोज ये सेंटेंस मेरे सामने आता है पर इसका मतलब मुझे ठीक से नहीं समझ में आता है भाई, है ना। तो जो भी लिखते हैं वो प्लीज इसको क्लियर करके लिखा करें कि इसका मतलब क्या है। समय साथ किसका नहीं दे रहा, ये मुझसे बोली जाती है बात, या खुद के लिए बोलते हो, या प्रकृति के लिए बोलते हो, यूनिवर्स के लिए बोलते हो, वो इंक्लूड करो उसमें, ठीक है, या ब्रैकेट में बंद कर दो उस बात को ठीक है। चलिए, तो कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। राधे राधे, नमस्कार, धन्यवाद।